गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 111 और ये लास्ट लेक्चर है प्लांट एम्ब्रियोलॉजी का जो आप डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, पिछले लेक्चर में आपने सीड का स्ट्रक्चर, बीज जो है उसकी संरचना आपने पढ़ ली थी। अब जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे सीड जर्मिनेशन, बीजांकुरण। पहले सीड जर्मिनेशन, बीजांकुरण की प्रक्रिया पे पहले बात करेंगे। उसके ठीक बाद आपको यहाँ डिस्कस करना है बीजांकुरण के बाद डोर्मेंसी या बीज प्रसुप्तता, मतलब ये संक्षिप्त में आपको जो दे रखा है इसको आपको डिस्कस करना है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी, एपोमिक्सिस बहुभ्रूणता और साथ में हाइब्रिड सीड, संकर बीज। तो देखो, जर्मिनेशन या अंकुरण की जो प्रक्रिया है अर्थात बीजांकुरण की जो प्रक्रिया है उसमें क्या होगा। देखो बच्चों, ये एक सीड है, डाइकोट सीड, जैसा कल स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दी थी। इस डाइकोट सीड में सबसे बाहर आपने पढ़ा सीड कोट है, बीजावरण है, ये भ्रूणीय अक्ष है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब बीजावरण के ठीक अंदर भ्रूण उपस्थित है, उसका एक पार्ट भ्रूणीय अक्ष है और उसका दूसरा पार्ट आप कह सकते हैं क्या है, बीज पत्र। ठीक है, ये स्ट्रक्चर में आपने क्लियर किया था। ये जो एंड है इसको आप कहते हैं रेडिकल, मूलांकुर। ये जो एंड है इसको आप कहते हैं प्लूमूल, प्रांकुर। और देखिए, इन बीज पत्रों के ठीक ऊपर भ्रूणीय अक्ष का भाग एपिकोटाइल कहा जाता है, एपिकोटाइल, और ये आप कहेंगे हाइपोकोटाइल है। ये आप कहेंगे क्या है, हाइपोकोटाइल है। अब यहां ध्यान देने की बात यह है कि इस बीज पर एक तो चिन्हक या मार्क होता है, ठीक है ना, एक चिन्हक या मार्क उपस्थित होता है और एक डॉट पॉइंट यहां होता है स्टूडेंट्स, सॉरी डॉट पॉइंट ऊपर होगा, एक चिन्हक या मार्क उपस्थित होगा और एक आप कह सकते हैं स्क्वायर मार्क के अलावा डॉट पॉइंट प्रेजेंट होगा। ये जो डॉट पॉइंट है ये तो है बीजांड द्वारीय छिद्र, माइक्रोपाइलर पोर, बीजांड द्वारीय छिद्र, माइक्रोपाइलर पोर। और ये जो है वो एक स्क्वायर मार्क है, चिन्ह है, जिसको आप कहते हैं हाइलम या हीलम। ये एग्जाम में भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछा गया। आप चने के बीज पर बहुत आराम से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब ये बने कैसे, पहले तो इन दोनों की बात मैं कर रहा हूं। तो देखो, आपके पास ये था ओव्यूल, जो ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो रहा है, आप कह रहे हैं सीड में, ठीक है। अब इस ओव्यूल का ये फ्यूनिकल या वृंत, देखो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पर या इस लाइन पर ये बीजांड वृंत बीजांड काय से जुड़ा है, तो ये ओव्यूल या बीजांड है। इसकी बॉडी आपने लिखा न्यूसिलस कही जा रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर आप ये कह सकते हैं इससे जुड़ा है। तो जैसे ये सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मैच्योर हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा, तो बच्चों यहां से डिटैच हो जाएगा, ये हट जाएगा। तो जैसे ही फ्यूनिकल से, बीजांड वृंत से बीजांड पृथक होगा, स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, बीजांड कैसा हो गया, परिपक्व। परिपक्व बीजांड होने का मतलब बीज है ये। बीजांड वृंत से अलग होने पर, बीजांड वृंत से अलग होने पर एक तरीके से डिटैचमेंट होता है। अलग होने पर एक मार्क या चिन्हक बनाता है, और ये जो चिन्हक बनाता है इसी को आप क्या कह रहे हैं, हाइलम। ये हाइलम को प्रदर्शित करता है। फिर दूसरी संरचना बीजांड द्वारीय छिद्र या माइक्रोपाइलर पोर क्या होगी। तो देखो, जब ये मैच्योर होगा तो यहां आप ये देख रहे हैं ओपनिंग है, खुला पार्ट है। ये इंटेगुमेंट या अध्यावरण आपस में जहां संपर्क में आते हैं तो आप कहेंगे परिपक्व बीज में, परिपक्व बीज में अध्यावरण के मिलने के स्थान पर एक सूक्ष्म छिद्र बच्चों उपस्थित होता है, और ये जो सूक्ष्म छिद्र है
इस सूक्ष्म छिद्र को आप कहते हैं माइक्रोपाइलर पोर, माइक्रोपाइलर पोर, बीजांड द्वारीय छिद्र। अब जब बीज अंकुरण में जाता है या बीजांकुरण होता है तो बीजांकुरण की प्रक्रिया में देखो क्या होगा, ये जो माइक्रोपाइलर पोर है, इस माइक्रोपाइलर पोर के द्वारा ही आप कह सकते हैं वाटर और मॉइस्चर, वाटर एंड मॉइस्चर, और इसके साथ साथ आप कह सकते हैं ऑक्सीजन जो है वो ये सीड या बीज रिसीव करता है, जिससे जर्मिनेशन की प्रोसेस हो सके। तो माइक्रोपाइलर पोर का ये इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखें आप, एनसीईआरटी ने मेंशन भी कर रखा है, एग्जाम में क्वेश्चन हाइलम का पहले आ चुका है। तो देखो अब जर्मिनेशन के प्रोसेस की बात कर लेते हैं। जर्मिनेशन जो है या बीजांकुरण की जो प्रक्रिया है, ये बीजांकुरण की प्रक्रिया में रिक्वायरमेंट क्या है, देखो जर्मिनेशन या बीजांकुरण, ठीक है, अंकुरण, इसके रिक्वायरमेंट्स पे आओ आप, आवश्यकताएं। 3 बातें एनसीईआरटी ने आपको लिख के दी हैं। सबसे पहला आप कहेंगे एडिक्वेट मॉइस्चर, समुचित नमी, आप कहेंगे एडिक्वेट क्या होना चाहिए, मॉइस्चर। दूसरा आप कहेंगे ऑक्सीजन, ठीक है, और तीसरा आप कहेंगे ये जो रिक्वायरमेंट है इनमें अनुकूलतम तापमान, अनुकूलतम ताप या तापमान, ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब इन सबकी उपयोगिता आपको पता होनी चाहिए। देखिए समुचित नमी या मॉइस्चर जो होगा, सीड जैसे ही मॉइस्चर कंटेंट या वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषित करेगा, तो वो स्वेलअप होता है, फूलता है, और यहीं से बीजांकुरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो बीजांकुरण की प्रक्रिया प्रारंभ में होता क्या है, ये आप कहेंगे जो भ्रूणीय अक्ष या एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इसका दीर्घीकरण होता है। भ्रूणीय अक्ष का दीर्घीकरण, भ्रूणीय अक्ष का क्या शुरू हो जाता है स्टूडेंट्स, दीर्घीकरण शुरू हो जाता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस जो है वो दीर्घीकृत होना शुरू होती है, और इन कोटाइलेडॉन्स या बीज पत्रों में जो संचित खाद्य पदार्थ है उसको प्रयुक्त किया जाता है। प्लूमूल से प्ररोह बनता है, रेडिकल से मूल तंत्र निर्मित होता है। तो आप ये कह सकते हैं प्ररोह तथा मूल तंत्र का निर्माण, प्ररोह तंत्र तथा मूल तंत्र का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। तो जैसे ही जर्मिनेशन या बीजांकुरण हुआ तो आप कहेंगे सीडलिंग स्टेज, सीडलिंग स्टेज, या फिर आपके पास कौन सी अवस्था आई, इसको बोला जाएगा नवोद्भिद अवस्था। ये सीडलिंग स्टेज या नवोद्भिद अवस्था होगी। जो नवोद्भिद अवस्था है, इस नवोद्भिद अवस्था में प्लांट में रूट सिस्टम की एग्जिस्टेंस होगी, प्लांट में शूट सिस्टम की एग्जिस्टेंस होगी। लाइट इंटरप्शन स्टूडेंट्स, इट विल रिज्यूम शॉर्टली। हाँ जी, तो देखिए प्लांट में जो है आप कह रहे हैं रूट सिस्टम का अस्तित्व होगा, और साथ में आप कह रहे हैं शूट सिस्टम की प्रेजेंस भी होगी। ये देखिए, तो ये स्थिति है जब क्या बना, नवोद्भिद। अब जो नवोद्भिद बना है, इस नवोद्भिद में आपको यह भी क्लियर होना चाहिए अधिचर्म, इसके अलावा भरण उत्तक, और इसके अलावा आप कहेंगे साथ में वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम या सहवन उत्तक तंत्र भी उपस्थित है। तो ये डिफरेंशिएशन कब हुआ था, इसमें आप कहेंगे शारीरिकीय विभेदन। मैंने देखो एम्ब्रियो डेवलपमेंट में आपको बताया था, यहां कनेक्ट कर देता हूं, शारीरिकीय विभेदन इसमें स्पष्ट होता है इस नवोद्भिद अवस्था में। ये कब हो गया था, भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान ही हो गया था। भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान आप कहेंगे गोलीय भ्रूण जब बना, गोलीय भ्रूण निर्माण के समय, गोलीय भ्रूण निर्माण के समय जो डिफरेंशिएशन है या विभेदन की प्रक्रिया है, ये विभेदन की प्रक्रिया वहां संपन्न हो चुकी थी। ठीक है, तो ये जर्मिनेट कर गया। अब देखो सीड जो है उसको ये रिक्वायरमेंट, उसकी जो है आवश्यकताएं हैं कि अनुकूलतम परिस्थितियां ये उसको उपलब्ध करवाई जाती हैं, तब वो जर्मिनेट या अंकुरित होता है। अगर वो अंकुरित या जर्मिनेट नहीं हो तो उसके पास एक दूसरा जो स्टेट है वो है डॉर्मेंसी। तो ये डॉर्मेंसी आप कहेंगे, इसको कहा जाता है, ये स्टेट है इनएक्टिव एम्ब्रियो का।
अर्थात अक्रिय जो भ्रूण है, ये अक्रिय भ्रूण की उपस्थिति बताई जा रही है। डॉर्मेंसी या फिर आप कहेंगे प्रसुप्तता, डॉर्मेंसी या प्रसुप्तता, बीज प्रसुप्तता इसको आप कह सकते हैं। फिजियोलॉजी में भी आपने इसके बारे में पढ़ा है। इसको ब्रेक करने के मेथड्स वहां पढ़े हैं। जिब्रेलिक एसिड जो है वो बहुत इफेक्टिव है इस डॉर्मेंसी को तोड़ने या ब्रेक करने में। तो इनएक्टिव एम्ब्रियो है। इनएक्टिव एम्ब्रियो जो है, देखो इसको मैं कंपेयर कर रहा हूं ड्राई सीड से। ड्राई सीड या शुष्क बीज जो होते हैं ये बिल्कुल शुष्क नहीं होते, इनमें 10 से 15% आप कहेंगे जल की मात्रा उपस्थित होती है, 10 to 15% ऑफ वाटर ऑफ इट्स मास। इसका जो मास है, इसका जो ऑर्गेनिक मैटर है, कंटेंट है, उसका 10 से 15% आप कहेंगे इसमें जल की उपस्थिति होती है, उपलब्धता होती है। और जैसे ये जर्मिनेशन के लिए जाता है तो वो मात्रा बढ़ जाती है। तो ये जो ड्राई सीड्स हैं एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए आप कह सकते हैं जो अंकुरण के लिए जाते हैं, ये फ्यू डेज या कुछ दिनों से लेकर फ्यू ईयर्स तक की डॉर्मेंसी स्टूडेंट्स शो करते हैं। तो डॉर्मेंसी का जो टाइम पीरियड है वो क्या है? फ्यू डेज टू फ्यू ईयर्स। मैं कह रहा हूं कुछ दिनों से कुछ वर्षों तक की डॉर्मेंसी ये शो करते हैं। जैसे आप कहेंगे जो क्रॉप्स हैं उन क्रॉप्स में फ्यू मंथ्स की या डेज की डॉर्मेंसी आप कह सकते हैं, फ्यू मंथ्स की डॉर्मेंसी है। उसके बाद एम्ब्रियो अपने आप को इनएक्टिव से एक्टिव स्टेट में लाता है और वो जर्मिनेट करने लग जाता है। लेकिन अगर आप एग्जाम्पल देखें अनयूजुअल डॉर्मेंसी का एग्जाम्पल अगर आप देखें तो आपको स्टूडेंट्स एग्जाम्पल दे रखा है। एक आप पढ़ सकते हैं लुपिनस, ठीक है। ये जो लुपिनस है इसमें 10,000 साल की डॉर्मेंसी देखी गई है। अर्थात जो बीज प्राप्त किए गए आर्कियोलॉजिकल सर्वे में, वो जो बीज हैं 10,000 साल बाद में भी उनमें जीवन क्षमता, जन क्षमता या फिर आप कह सकते हैं अंकुरण की क्षमता उपस्थित है। इसके अलावा आपको दे रखा है फियोनिक्स डेक्टाइलीफेरा। ये जो डेक्टाइलीफेरा है ये डेट पाम है, पिंड खजूर जिसको आप बोलते हैं, डेट पाम। और इसमें भी बच्चों जो डॉर्मेंसी है वो 2000 ईयर्स की है। तो आप देखिए ये दोनों अपने आप में अनयूजुअल एग्जाम्पल हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में कुछ दिनों से लेकर कुछ वर्षों नहीं हजारों वर्षों तक की डॉर्मेंसी या प्रसुप्तता उपस्थित हो सकती है, ठीक है। तो ये डॉर्मेंसी के बारे में आपको दे दिया गया। तो डॉर्मेंसी अपने आप में क्या है? आप ये कह सकते हैं कि जो एम्ब्रियो है, भ्रूण है, वो ही सीड है। सीड में, बीज में भ्रूण जो है वो प्रोटेक्टेड या सुरक्षित रहता है। अब वो जो भ्रूण है वो भ्रूण इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट रहता है। इनएक्टिव स्टेट से एक्टिव स्टेट में आने तक के लिए वो एक टाइम पीरियड लेता है और वो जो निर्धारित समय अवधि है वो कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक होती है। इसको आप कहेंगे डॉर्मेंसी या प्रसुप्तता। उसके बाद देखो एनसीईआरटी आपको एक सीड के बारे में रेफरेंस ये दे रही है कि जैसे सीड्स जो हैं, ये सीड्स एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में एडवांटेज ऑफर करते हैं, मतलब लाभदायक स्थितियां या फिर आप ये कह सकते हैं कुछ बेनिफिट्स या फायदे दर्शाते हैं। और वहां एक स्टेटमेंट लिखा है, उसको मैं अब यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं। वहां कहा गया है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जो है बच्चों वो वाटर इंडिपेंडेंट है। डेफिनेटली इंडिपेंडेंट हो भी गई है। पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया वाटर इंडिपेंडेंट हो गई है। वाटर इंडिपेंडेंट, जल पर इसकी निर्भरता नहीं है, इंडिपेंडेंट। इवन अगर आप पॉलिनेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक्वेटिक प्लांट्स में ही आप ये देख सकते हैं, जलीय पादपों में देख सकते हैं कि हाइड्रोफिली वहां प्रेजेंट है। और हाइड्रोफिली भी बहुत कम प्लांट्स में, पहले हमने पॉलिनेशन के टाइम डिस्कस किया था, सिर्फ 30 जेनेराज तक हाइड्रोफिली उपस्थित है। और इवन जलीय पादपों में भी यहाँ जो है वो इंसेक्ट्स, कीटों द्वारा तथा वायु द्वारा परागण होता है। तो वाटर इंडिपेंडेंट कंडीशन आ गई। लेकिन वो कह रहा है कि इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जो सीड्स हैं, इन सीड की वाटर पर डिपेंडेंसी या बीजों की डिपेंडेंसी कंपैरेटिवली ज्यादा है, वाटर डिपेंडेंट। तो वाटर डिपेंडेंट आप इसको क्यों कह सकते हैं? एक तो देखिए बनने में, आपने कहा जो ड्राई सीड है वो भी अगर ड्राई सीड अलाइव रहेगा, जीवित रहेगा, तो 10 से 15% उसमें जल की उपलब्धता होगी। दूसरा देखो जर्मिनेट जब भी होता है या बीज जब भी निर्मित होता है तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की एक्टिविटी होती है और उन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, जल अपघटनी एंजाइमों के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए वहां माध्यम के रूप में जो है वो किसकी उपलब्धता आवश्यक है? जल की उपलब्धता आवश्यक है। इसलिए आप कह रहे हैं कि पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो तो यहां जल से मुक्त हो गई या जल पर उसकी खास निर्भरता नहीं है, लेकिन जो सीड है
उसकी डिपेंडेंसी है, जो बीज है उसकी जल पर निर्भरता नहीं है। अब निर्भरता कहां से खत्म हुई थी, तो इसको भी थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लेते हैं। देखो, आप अगर बात करो ब्रायोफाइट्स की और टेरिडोफाइट्स की, ब्रायो और टेरिडोफाइट्स, ये स्टूडेंट्स दो ग्रुप आपके पास हैं, इनमें बहुत क्लियरली डाइवर्सिटी में आप पढ़ते हैं, और यहां भी हमने बात की थी, पॉलिनेशन में लिखा हुआ है, ये जो दोनों हैं वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के लिए या निषेचन की प्रक्रिया के लिए पूरी तरीके से जल पर निर्भर हैं। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है उसमें वाटर की रिक्वायरमेंट है या वाटर डिपेंडेंट प्रोसेस है, आप कहेंगे जल पर इसकी निर्भरता है। वाटर डिपेंडेंट है, जल पर इसकी निर्भरता है पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन के लिए। जिम्नोस्पर्म में जाते जाते ये कम हो गया, या आप कह सकते हैं डिपेंडेंसी खत्म हो गई। एंजियोस्पर्म्स में पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसको वाटर इंडिपेंडेंट लिखा गया, अर्थात जल पर निर्भरता नहीं है, लेकिन सीड जो है उसकी डिपेंडेंसी यहां बताई गई है। ठीक है, एडवांटेज या बेनिफिट्स क्या प्रोवाइड करता है सीड, तो आपने डिस्पर्जल या प्रकीर्णन की बात भी पहले की थी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के जो सीड हैं वो फ्रूट के अंदर डेवलप होते हैं, तो जब फ्रूट के अंदर वो डेवलप होंगे तो उनका डिस्पर्जल या प्रकीर्णन या बिखराव जो है वो ज़्यादा बड़े भौगोलिक क्षेत्र में होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, और बड़े भौगोलिक क्षेत्र में उसकी का विस्तार, उसका बिखराव या प्रकीर्णन होने से वहाँ डाइवर्सिटी या एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की जो विविधता है उसकी बढ़ने की भी संभावनाएं हैं। अगर आसपास के एरिया में उगेगा या वहीं ग्रो करेगा तो एक तरीके से जो और सीड्स वहाँ प्रेजेंट है उनसे कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा उसको फेस करनी पड़ेगी। नए एरियाज में, नए हैबिटेट में जाएगा तो ऑब्वियस है उसका इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन जो है वो स्वतः ही कम हो जाएगा। तो ये बीज और बीजांकुरण है। अब इसके साथ ही फ्रूट फॉर्मेशन पे हम आते हैं। हाँ जी, तो देखिए अगला है फ्रूट फॉर्मेशन, फल निर्माण। एनसीईआरटी मेंशन करती है कि जो फल निर्माण की प्रक्रिया है वो बीज निर्माण के साथ साथ ही प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, बीज निर्माण के साथ साथ, बीज निर्माण के साथ साथ बच्चों ये प्रोसेस जो है वो प्रारंभ हो जाती है, और जो ओवरी या अंडाशय है उस ओवरी या अंडाशय का परिवर्धन होता है फल में। ये आप कहेंगे जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है, बीज में परिवर्तित होता है, और ये जो ओवरी है ये अंडाशय, फ्रूट या फल में परिवर्तित होता है। तो इसको फल में परिवर्तित करने के लिए आवृतबीजी पादपों में स्टिमुलस या उद्दीपन ग्रहण किए जाते हैं। जैसे सबसे पहले पॉलिनेशन या परागण हुआ तो पहले स्तर का उद्दीपन ग्रहण किया गया। जैसे ये अंकुरित होकर पॉलन ट्यूब अंदर एंटर करवाता है तो देखो ये पूरे पिस्टिल के जो टिश्यू हैं वो सेकंड स्टेप में उद्दीपन या स्टिमुलस ग्रहण करते हैं, और जैसे ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो आप कहते हैं थर्ड स्टेप के उद्दीपन ग्रहण करते हैं। इन उद्दीपनों को ग्रहण करते हुए जो ओवेरियन सेल्स हैं, ओवेरियन सेल्स, अंडाशय की जो कोशिकाएं हैं, ये अंडाशय की कोशिकाएं स्टूडेंट्स क्या हो जाती हैं, मैच्योर, और ये मैच्योर होकर क्या बनाती हैं, फ्रूट या फल में ये परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, तो ये बेसिक रेफरेंस है फ्रूट फॉर्मेशन का। तो देखिए फर्टिलाइजेशन या निषेचन की प्रक्रिया चल रही है, निषेचन की प्रक्रिया के साथ साथ अर्थात बीज निर्माण की प्रक्रिया के साथ साथ यहाँ किसका निर्माण हो जाता है, फल का निर्माण हो जाता है। अब कुछ एग्जाम्पल्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिनमें बिना निषेचन की प्रक्रिया के फल बनता है, और वो जो है वो है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट वो आप कहेंगे अनिषेक फल हैं, बिना निषेचन प्रक्रिया के फल निर्माण की प्रक्रिया। और ये जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होंगे ये ऑब्वियस है जब निषेचन की प्रक्रिया नहीं हुई तो क्या होंगे, सीडलेस, बीज रहित फलों का परिवर्धन यहां से हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आप बात कर रहे हैं फ्रूट फॉर्मेशन, फल निर्माण। तो देखिए अभी आपने डिस्कस ये किया है जो फल निर्माण की प्रक्रिया है वो काफी हद तक आवृतबीजी पादपों में उद्दीपन पर निर्भर करती है, और इसमें आपने ये कहा ये जो ओवेरियन पार्ट है, ओवरी अंडाशय का भाग है, इसमें इस तरीके से ओव्यूल या बीजांड लगा है जो सीड में परिवर्तित हो रहा है, तो ये सीड में परिवर्तित हो जाता है। और साथ में ये जो ओवेरियन पार्ट है, ओवेरियन सेल्स हैं, ये अंडाशय की कोशिकाएं फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, अब जो फ्रूट है, पेरिकार्प या फल भित्ति,
यहां विकसित होती है अंडाशय की भित्ति से। फल भित्ति कहां से विकसित होगी? ओवेरी वॉल ये पेरिकार्प बना देगी। ओवेरी वॉल जो है वो क्या बना देगी? पेरिकार्प। इसके ठीक बाद अगर आप देखें तो जैसा मैंने आपको बताया था कि स्टिमुलस यहाँ रिसीव होते रहते हैं, मिलते रहते हैं, तो हम एक बात बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं, अंदर इसमें फर्टिलाइजेशन या निषेचन चल रहा है, और फर्टिलाइजेशन निषेचन के साथ साथ अंडाशयी कोशिकाएं ओवेरियन वॉल के साथ साथ जो अंडाशयी कोशिकाएं जो हैं वो परिपक्व होती रहती हैं, और परिपक्व होती रहती हैं इसलिए आप कहेंगे ये किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? फ्रूट में या फिर फल में परिवर्तित हो जाती हैं। तो ये साथ साथ ये चल रहा है, ठीक है। तो अब देखिए इस तरीके से फ्रूट फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो आपने कहा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट भी बनते हैं, अनिषेक फलन पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। इसमें आप ये कहेंगे बिना निषेचन के फल का परिवर्धन हो जाता है, बिना निषेचन के फल का परिवर्धन, ये जो है वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहे जाएंगे। ऑब्वियस है, ये स्वाभाविक है कि ये ऐसे बनने वाले जो फ्रूट्स हैं वो क्या होंगे? सीडलेस, ठीक है। तो अब देखो आगे हम यहाँ इसमें डिस्कस कर रहे हैं, आपने बात कर ली है सीड जो है उसके जर्मिनेशन की, इसके अलावा सीड जो है उसके डोरमेंसी की, डोरमेंसी या प्रसुप्तता क्या है, उसके बाद में फल निर्माण की प्रक्रिया की। तो कुछ एग्जाम्पल्स आपको एनसीईआरटी में पिक्चर्स दे रखी हैं, उनको आप क्लियर करें। और उसके बाद हमने यहाँ डिस्कस करना है एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी एंड हाइब्रिड सीड्स। तो इसी के साथ साथ पहले मैं हाइब्रिड सीड्स डिस्कस कर रहा हूं स्टूडेंट्स। हाइब्रिड सीड्स, संकर बीज। देखिए संकर बीज जो हैं वो क्यों प्रयुक्त किए जाते हैं, क्या इनकी उपयोगिता है? सबसे पहले तो बात अगर हम ये करें तो आप कह सकते हैं सामान्यतः फसली पादपों में, फसली पादपों और आप कह सकते हैं वेजिटेबल्स, सब्जियों की उत्पादकता जो है, इस उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, बढ़ाने हेतु संकर बीजों को प्रयुक्त किया जाता है, संकर बीजों को प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। अब बच्चों संकर बीजों को जो यहां प्रयुक्त किया जा रहा है, जो यहां काम में लिया जा रहा है, उससे उत्पादन लब्धि बढ़ रही है। लेकिन संकर बीजों के साथ दिक्कत क्या है? प्रत्येक वर्ष उत्पन्न करने होते हैं। संकर बीज या संकर किस्में जो आप ले रहे हैं, उनसे जो बीज आप प्राप्त करते हैं वो संकर नहीं रह पाते। संकर बीज प्रतिवर्ष उत्पन्न करने होंगे या उत्पन्न करने होते हैं। प्रतिवर्ष उत्पन्न करने होते हैं, क्या मतलब है इस बात का? देखिए क्या किया आपने, कहीं संकर बीज जो है वो किसी एक क्रॉप फील्ड में, एक आप कह सकते हैं फसली खेत में कहीं लगाए। अब ये जो प्लांट है या जो संकर किस्म का जो पादप है, उसका जो फ्लावर है, ये क्रॉस पॉलिनेशन के प्रोसेस में जा सकता है। क्रॉस पॉलिनेशन या फिर आप कह सकते हैं क्या हो सकता है, यहाँ पर परागण की प्रक्रिया हो सकती है, क्योंकि जो फसली खेत है वो पर्यावरणीय कारकों से अछूता नहीं है। पर्यावरणीय कारक या वातावरणीय कारकों का प्रभाव डेफिनेटली इस पे होगा। अभी जो क्रॉस पॉलिनेशन का प्रोसेस यहाँ है, इस क्रॉस पॉलिनेशन के कारण आप ये कह सकते हैं यहाँ क्या होगा, वेरिएशंस या विभिन्नताओं को यहाँ बढ़ावा मिलेगा। जो वेरिएशंस या विभिन्नताएं हैं उनको बढ़ावा मिलेगा, और वेरिएशंस विभिन्नताओं को बढ़ावा मिलने से आप ये कह सकते हैं कि यहाँ विषमताएं आएंगी जो वास्तव में संकर बीज जैसे हैं वैसी आप कह सकते हैं प्रोजेनी या संतति नहीं मिल पाएगी। ये जो प्रोजेनी या संतति है ये आप कह सकते हैं क्या होगी, वेरिएबल
विभिन्नताओं युक्त या फिर ये डिफरेंट होगी, ऐसा बच्चों आप कह सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? तो संकर बीजों के साथ दिक्कत क्या है, देखिए यहां कैरेक्टर्स का जो सेग्रीगेशन है, ये सेग्रीगेशन या पृथक्करण यहां हो जाता है। तो इसकी जगह आपको बताया गया है कि संकर बीज जो हैं वो संकर नहीं रहते। आप इसको सीधा याद करने का तरीका ये है कि संकर बीज आप बोलिए संकर संकर नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि आसपास की हवाओं फिजाओं का उस पर असर पड़ जाता है, अर्थात एनवायरमेंटल फैक्टर्स का उस पर इंपैक्ट या प्रभाव आ जाता है, तो संकर संकर नहीं रहता। उस संकर की जगह आपको क्या काम में लेना चाहिए? वहां कैरेक्टर सेग्रीगेशन हो जाता है, तो नहीं हो तो कौन से सीड या कौन से बीज काम में लेने चाहिए? एपोमिक्टिक सीड्स, या आप कहेंगे एपोमिक्सिस के थ्रू जो बीज बने हैं ये आपको काम में लेने चाहिए, क्योंकि इनमें आप ये कह सकते हैं कैरेक्टर्स मेंटेन रह जाते हैं, कैरेक्टर्स मेंटेन रहते हैं, जो जैसे हैं वो वैसे ही रहते हैं, कैरेक्टर्स मेंटेन रहते हैं या इसमें बने रहते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो एपोमिक्टिक सीड्स हैं, एपोमिक्टिक सीड्स का जो फॉर्मेशन या निर्माण है ये बेसिकली कौन सा मेथड है? एसेक्सुअल मेथड या एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एपोमिक्टिक सीड्स जो है वो प्रयुक्त करने चाहिए या किसानों को एपोमिक्टिक सीड्स प्रयुक्त करने चाहिए। तो एक तरीके से हाइब्रिड सीड्स, जो लास्ट पैराग्राफ इस चैप्टर का दे रखा है उसमें संकर बीजों की उपयोगिता, संकर बीजों के साथ जो दिक्कत है, समस्या है, उसको बताया गया है। और वहां आपको एपोमिक्टिक सीड्स के बारे में भी बताया गया है कि इनके स्थान पर या इनकी जगह अगर आप एपोमिक्टिक सीड्स को काम में लेते हैं तो उन एपोमिक्टिक सीड्स को काम में लेने से आप जो है वो क्या कर सकते हैं? एपोमिक्टिक सीड्स को काम में लेने से आप अल्टीमेटली वहां उन कैरेक्टर्स को मेंटेन रख सकते हैं जो पेरेंटल ऑर्गेनिज्म में थे, जो जनक पीढ़ी में लक्षण थे, उन्हीं लक्षणों को निरंतरता के साथ आप क्रॉप या फसल तैयार कर सकते हैं। तो उन लक्षणों की निरंतरता के साथ जो क्रॉप या फसल तैयार होगी वो कौन से बीजों के साथ होगी? एपोमिक्टिक सीड्स के साथ, जो एक तरीके से एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रहा। ठीक है, तो संकर बीज संकर नहीं रह पाते क्योंकि एनवायरमेंटल फैक्टर्स या पर्यावरणीय कारकों का प्रभाव होता है, और पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव के कारण आप कहेंगे आसपास के वातावरण में जो और फैक्टर्स हैं उनके प्रभाव के कारण वहां क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण विभिन्नताओं का समावेश करवा देता है। तो वो कैरेक्टर्स वहां नहीं रहते जो पहले से, सिर्फ वही कैरेक्टर्स नहीं रहते, आप ये कह सकते हैं जो पहले से उसमें प्रेजेंट थे, उसके अलावा विभिन्नताएं वहां आ जाती हैं। इसलिए संकर बीजों को प्रतिवर्ष जो है वो उत्पन्न करने होते हैं या करना पड़ता है। अब इसके बाद देखो ये एपोमिक्सिस आपको दे रखा है। एपोमिक्सिस क्या है? इस एपोमिक्सिस से रिलेटेड स्टूडेंट्स दो स्टेटमेंट दे रखे हैं एनसीईआरटी में। एपोमिक्सिस है क्या, इस प्रोसेस के लिए दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहले एपोमिक्सिस को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसके बाद उन स्टेटमेंट्स के बेसिस पे ही आपको डिप्लोस्पोरी और एपोस्पोरी पढ़नी है। जो डिप्लोस्पोरी और एपोस्पोरी क्या है? डिप्लोस्पोरी द्विबीजाणुकता है, एपोस्पोरी अपबीजाणुकता है। ये किस प्रकार से विकसित होती हैं इनकी बात हम करते हैं। तो देखो आप टर्म लिखो एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस, देखो बच्चों एपोमिक्सिस जो है इसमें इसका मतलब होगा एपो, एपो को आप कह सकते हैं अवे फ्रॉम, ठीक है, और मिक्सिस एग्जैक्टली जो होता है ये मिक्सिस है मिक्सिंग और मिंगलिंग, ये है मिक्सिंग और साथ में आप कह सकते हैं ये है मिंगलिंग। अब मिक्सिंग और मिंगलिंग की बात की जा रही है तो किसकी मिक्सिंग और किसकी मिंगलिंग? मिक्सिंग और मिंगलिंग ऑफ द गैमेट्स, मिक्सिंग एंड मिंगलिंग ऑफ गैमेट्स। युग्मकों की जो मिक्सिंग और मिंगलिंग है अर्थात उनका संलयन या संयोजन है उसको क्या रखा जाता है? उसको दूर रखा जाता है और प्रोसेस या प्रक्रिया को क्या कहा गया है? एपोमिक्सिस। तो हम यहां से एक बात ये भी समझते हैं कि एपोमिक्सिस में जो है वो गैमेट्स का फॉर्मेशन तो हो जाता है लेकिन युग्मक निर्माण के बाद में आप ये कहेंगे वहां युग्मकों का संलयन नहीं होने दिया जाता। युग्मक संलयन नहीं होने दिया जाता, युग्मक संलयन नहीं होने दिया जाता। और युग्मक संलयन नहीं होने दिया जाता तो इस एपोमिक्सिस को कौन लीड करवा रहा है? आप कहेंगे एपोमिक्सिस को बढ़ावा देते हैं एपोमिक्टिक
जीन्स। ठीक है, ये एपोमिक्टिक जीन्स क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में जो कन्फर्मेशनल इवेंट है, जो आप ये कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक प्रक्रम को निर्धारित करने वाला जो इवेंट है, उसको आप कहेंगे फर्टिलाइजेशन या निषेचन। इस फर्टिलाइजेशन या निषेचन की प्रक्रिया को आप ये कह सकते हैं यहाँ क्या कर दिया जाता है, हाईजैक कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया का आप ये कह सकते हैं एलिमिनेशन हो जाता है, इसको एलिमिनेट कर दिया जाता है, इसको बाहर कर दिया जाता है प्रक्रिया से। अब जब एपोमिक्टिक जीन्स फर्टिलाइजेशन को एलिमिनेट कर देंगे या वहां से हटा देंगे, बाहर कर देंगे, तो ऑब्वियस है बिना निषेचन की प्रक्रिया के ही आगे परिवर्धन होगा। उसको आप किस में पढ़ते हैं, एपोमिक्सिस में। ठीक है, बिना निषेचन की प्रक्रिया के जो परिवर्धन की प्रक्रिया है या परिवर्धन है, उसको आप एपोमिक्सिस में बच्चों डिस्कस करते हैं। देखिए, इस एपोमिक्सिस से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। एपोमिक्सिस और एपोमिक्सिस के साथ साथ एक पॉली एम्ब्रियोनी बहुभ्रूणता आपको और दे रखी है यहां। तो आपने कहा एपोमिक्सिस द प्रोसेस अवे फ्रॉम द मिक्सिंग और मिंगलिंग ऑफ गैमेट्स। इससे कंपेयर करो दूसरा, एक टर्म आप लिख सकते हैं एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस, देखो एम्फीमिक्सिस को बेसिकली उभय मिश्रण बोला जाता है। ठीक है, ये मिक्सिस तो यहां भी ऑब्वियस है, मिक्सिंग और मिंगलिंग ऑफ गैमेट्स होगी। एम्फी का मतलब क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट गैमेट्स को संयोजन। तो एम्फीमिक्सिस एक तरीके से सेक्सुअल साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। आप कहेंगे एम्फीमिक्सिस जो है वो लैंगिक चक्र को दर्शाता है, लैंगिक चक्र को दर्शाता है। एम्फीमिक्सिस किसको दर्शाता है, लैंगिक चक्र को दर्शाता है, सेक्सुअल साइकिल को ये रिप्रेजेंट करता है। और एम्फीमिक्सिस के बजाय एपोमिक्सिस पे अगर आप जाएं तो आप ये कहेंगे जो सेक्सुअल साइकिल या लैंगिक चक्र है उसी को नहीं होने दिया जाएगा, अर्थात उसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को विशेष तौर पर एलिमिनेट कर दिया जाएगा। हालांकि इसमें ऐसा भी है, दो स्टेप हो सकते हैं। आप ये जानते हैं इस एम्फीमिक्सिस प्रोसेस में, एम्फीमिक्सिस की प्रक्रिया में दो मेन स्टेप होते हैं। पहला आप कह सकते हैं मियोसिस। ये मियोसिस या अर्धसूत्रण क्यों होता है, तो बच्चों आपको पता है मियोसिस या अर्धसूत्रण इसलिए होता है जिससे क्या बन सके, गैमेट्स बन सकें, गैमेट्स का फॉर्मेशन हो सके, गैमेट्स निर्मित यहाँ हो सकें। इसके लिए ये जो मियोसिस है या अर्धसूत्रण करवाया जाता है। साथ में दूसरी एक्टिविटी या इवेंट आप यहाँ कह सकते हैं ये है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन और निषेचन की जो प्रक्रिया है, इस फर्टिलाइजेशन और निषेचन में गैमेटिक या गैमेट्स फ्यूजन स्टूडेंट्स होता है, युग्मकों का संलयन होता है। तो देखो यहाँ एम्फीमिक्सिस के बजाय जब आप एपोमिक्सिस पे जाएंगे तो आप ये कह सकते हैं वहां इस प्रोसेस को भी रोका जा सकता है और अल्टीमेटली इसको तो रोका ही जाएगा। अगर इस प्रोसेस को रोक लिया गया, मियोसिस या अर्धसूत्रण की प्रक्रिया ही नहीं होने दी गई, तो ओबीएस फर्टिलाइजेशन या निषेचन तो होगा ही नहीं। लेकिन अगर गैमेट का फॉर्मेशन हो भी गया, युग्मक का निर्माण हो भी गया, तो वहां युग्मक का निर्माण होने के बाद में निषेचन की प्रक्रिया को नहीं होने दिया जाता। ये एक तरीके से हाईजैक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अगर इंग्लिश में मैं लिखूं तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, हाईजैक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये है। फिर दूसरी बात स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी एक स्टेटमेंट लिखती है कि जो एपोमिक्सिस है वो एपोमिक्सिस इज द मिमिक्री ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मिमिक्री ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या जो एम्फीमिक्सिस है उस एम्फीमिक्सिस की मिमिक्री है। मिमिक्री कैसे आप कह सकते हैं, मिमिक्री मतलब अनुहरण, एक तरीके से अनुहरण करता है, उसके समान या उसके जैसा दिखाई देता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जैसे किसी प्लांट में फ्लावर बना, उसमें गैमेट्स बन रहे हैं, युग्मक बन रहे हैं। अब युग्मक निर्माण के बाद में युग्मक अंदर संलयित होंगे या नहीं होंगे ये तो हम बहुत कीनली या फिर साफ तौर पर ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो वहां आपको ये दिखाई देगा कि प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन अंदर जो है वो वहां क्या हो रहा होता है, एपोमिक्सिस। तो एक तरीके से ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अनुहरण करता है, उसकी मिमिक्री करता है, उसके समान प्रदर्शित होता है, लेकिन वैसा वहां संपन्न नहीं हो रहा होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या आप कहेंगे लैंगिक जनन के समान प्रक्रिया होती है, लेकिन वैसा वहां संपन्न नहीं हो रहा होता है। तो ये बात है एपोमिक्सिस के बारे में। दूसरा,
एपोमिक्सिस लैंगिक चक्र को प्रतिस्थापित करता है। सेक्सुअल साइकिल या बच्चों आप कह सकते हैं लैंगिक चक्र, जो लैंगिक चक्र है इस लैंगिक चक्र को प्रतिस्थापित करता है। लैंगिक चक्र को प्रतिस्थापित करता है कौन? एपोमिक्सिस। अर्थात एपोमिक्सिस सेक्सुअल साइकिल की जगह संपन्न हो जाता है। ये एक तरीके से आप ये कहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक प्रक्रम के लिए सारी तैयारियां कर ली गई, लेकिन उसके बाद में भी लैंगिक प्रक्रम या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां नहीं हो पाया। अब देखो बच्चों, इसी को कहा जाता है एगेमोस्पर्मी। एक वर्ड आपको लिखा हुआ मिलेगा एगेमोस्पर्मी, ठीक है, बिना गैमेट फ्यूजन के। तो एगेमोस्पर्मी अगर आपको लिख के दिया जाए तो भी आपको स्वाभाविक तौर पर यही समझना है कि जो एगेमोस्पर्मी है वो ही क्या है? एपोमिक्सिस। ये जो एगेमोस्पर्मी है, इस एगेमोस्पर्मी को आप एपोमिक्सिस ही काउंट करते हैं। वैसे आपके पास दो तरीके हैं। देखिए, एपोमिक्सिस आपने कहा सेक्सुअल साइकिल को प्रतिस्थापित करता है, और ये एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जैसा हमने पहले बात की, कैसा रिप्रोडक्शन है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो इस दृष्टि से अगर मैं देखूं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तौर पर आप ये कह सकते हैं दो तरीके हैं प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। कौन से तरीके हो सकते हैं? पहला आप कह सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसको बच्चों कायिक प्रवर्धन बोलते हैं आप, और आपने शुरू में पढ़ा था कायिक प्रवर्ध बनता है पादप में। वो जो कायिक प्रवर्ध होता है वो नए पादप बनाने की क्षमता रखता है। इस प्रक्रिया को आप कहते हैं कायिक प्रवर्धन, ठीक है। दूसरी प्रक्रिया आपके पास है एगेमोस्पर्मी, और ये जो एगेमोस्पर्मी है, ये एगेमोस्पर्मी क्या हुई? एगेमोस्पर्मी आप ये कह सकते हैं अल्टीमेटली एपोमिक्सिस है। ये एम्फीमिक्सिस या फिर लैंगिक चक्र को प्रतिस्थापित करने वाली प्रक्रिया है, इसको आप कह रहे हैं एगेमोस्पर्मी। और इस एगेमोस्पर्मी की प्रक्रिया में, इस एगेमोस्पर्मी में या एगेमोस्पर्मी की प्रक्रिया में आप कहेंगे अल्टीमेटली होगा क्या? एगेमोस्पर्मी की प्रक्रिया में यहां गैमेटिक फ्यूजन नहीं होगा या फिर गैमेट्स नहीं बनेंगे। तो एगेमोस्पर्मी को दो अलग अलग पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक आप पढ़ सकते हैं गैमेटोफाइटिक एगेमोस्पर्मी, और दूसरा आप पढ़ सकते हैं स्पोरोफाइटिक एगेमोस्पर्मी। तो इन दोनों की डिटेल में आपसे आगे डिस्कस कर रहा हूं। हाँ तो बच्चों देखो, अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें जो एपोमिक्सिस है, उस एपोमिक्सिस के आगे की डिटेल आप पढ़ रहे हैं। एपोमिक्सिस में आपने ये क्लियर कर लिया, एपो में लिखा गया अवे फ्रॉम। एपो का मतलब था अवे, दूर रखने वाला, ठीक है। और दूसरा आपके पास वर्ड था इसमें मिक्सिस, ये था मिक्सिंग से कोरिलेट करने वाला, मिक्सिंग और मिंगलिंग, ठीक है। तो आपने कहा कि एक वह प्रक्रिया जो मिक्सिंग और मिंगलिंग, किसकी मिक्सिंग और मिंगलिंग? जो गैमेट्स हैं, युग्मक हैं, इन युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया को दूर दूर करती है, मिक्सिंग और मिंगलिंग युग्मकों की नहीं होने देती है, उस प्रक्रिया को आप क्या कह रहे हैं? एपोमिक्सिस, ठीक है। और इसी को आपने कहा ये एगेमोस्पर्मी कही जाती है, ये कही जाती है एगेमोस्पर्मी। तो आपको एपोमिक्सिस लिखा हुआ मिल सकता है, एगेमोस्पर्मी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। अप बीजाणुकता इसको आप कह सकते हैं। आपने कहा इसके दो तरीके हैं, टू मेथड्स हैं, दो विधियां इसकी हैं। देखो, इन विधियों को मैंने ब्रीफ कर रखा है, यहां संक्षिप्त में लिखा है। पहला आप कह रहे हैं कि एम्ब्रियो या भ्रूण जो है वो अनरिड्यूस्ड स्पोरोफाइटिक सेल से विकसित होगा। तो यहां आप क्या मेंशन कर सकते हैं? यहां आप कहेंगे भ्रूण का परिवर्धन, नोट करते जाएं, भ्रूण का परिवर्धन। बच्चों, भ्रूण के जो परिवर्धन की प्रक्रिया है वो आप कहेंगे अपहासित, अनरिड्यूस्ड। इसका मतलब हासित नहीं हुई, अहासित, हासित बीजाणुद्भिद कोशिका द्वारा, बीजाणुद्भिद कोशिका द्वारा। जो बीजाणुद्भिद कोशिका है, उस बीजाणुद्भिद कोशिका द्वारा ही, जिसमें रिडक्शनल डिवीजन नहीं हुआ है, जिसमें आप ये कह रहे हैं
न्यूनकारी विभाजन नहीं हुआ है, मियोसिस नहीं हुआ है, उसके द्वारा विकसित हो सकता है। ये डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक सेल क्या हो सकती है? तो आप ये कहेंगे ये द्विगुणित बीजाणुद्भिद, द्विगुणित बीजाणुद्भिद जो है, ये द्विगुणित बीजाणुद्भिद एग्जैक्टली क्या है? ओव्यूल हो सकता है, बीजांड हो सकता है, और बीजांड के इंटेगुमेंट या बच्चों क्या हो सकते हैं? अध्यावरण। तो जो बीजांड है उस बीजांड से सीधे ही एम्ब्रियो या भ्रूण का बन जाना, जिसमें रिडक्शनल डिवीजन या फिर आप कह रहे हैं मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ है, इसको हम कहते हैं स्पोरोफाइटिक एगेमोस्पर्मी। अब इस स्पोरोफाइटिक एगेमोस्पर्मी में क्या हुआ? एलिमिनेशन ऑफ रिडक्शनल डिवीजन। आप कहेंगे न्यूनकारी विभाजन नहीं होता, न्यूनकारी विभाजन यहां नहीं होता है, न्यूनकारी विभाजन संपन्न नहीं होता है बच्चों, ठीक है? न्यूनकारी विभाजन यहां नहीं होगा, एलिमिनेशन हमने कह दिया रिडक्शनल डिवीजन का करवा दिया गया। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया थी, जो ए प्रोसेस थी, इसको स्पोरोफाइटिक एगेमोस्पर्मी कहा गया, इसको बीजाणुद्भिद क्या कहा गया? एगेमोस्पर्मी। दूसरी कंडीशन पे आओ, इसमें आप कह सकते हैं भ्रूण मादा युग्मकोद्भिद की कोशिका से, मादा युग्मकोद्भिद की कोशिका से परिवर्धित, मादा युग्मकोद्भिद की कोशिका से विकसित। अब देखो, मादा युग्मकोद्भिद की कोशिका से ही भ्रूण परिवर्तित होता है सामान्य स्थिति में, लेकिन वो निषेचन के बाद होता है। लेकिन यहां क्या किया गया? एलिमिनेशन ऑफ सिनगेमी। तो यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों? कि भ्रूण परिवर्धित तो हो रहा है, विकसित तो हो रहा है, मादा युग्मकोद्भिद से ही विकसित हो रहा है, लेकिन किसके बिना? आप कहेंगे ये है निषेचन रहित, निषेचन के बिना, निषेचन के बिना या निषेचन रहित हो रहा है। तो ये जो कंडीशन है, इसको आपने कहा गैमेटोफाइटिक एगेमोस्पर्मी। तो देखो, जो एपोमिक्सिस या एगेमोस्पर्मी, उसके दो तरीके आपके पास हैं। एक तो ओव्यूल या जो बीजांड है, उस ओव्यूल या बीजांड की कोई भी कोशिका, उसके अध्यावरण की कोई कोशिका, बीजांड काय की कोई कोशिका, जो द्विगुणित डिप्लॉइड सेल है, स्पोरोफाइटिक या बीजाणुद्भिद संरचना है, बीजाणुद्भिद कोशिका है, वो कोशिका बिना अर्धसूत्री विभाजन किए, आपको पता है न्यूसिलस या बीजांड काय की एक कोशिका मादा युग्मकोद्भिद के रूप में मादा युग्मकोद्भिद को परिवर्धित करने के लिए निर्धारित होती है। वो एमएमसी या मेगास्पोर मदर सेल कहलाती है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका कहलाती है। उस गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन तो वहां नहीं होगा, अर्धसूत्री विभाजन के बिना ही आप ये कह सकते हैं कि वो जो द्विगुणित कोशिका है वो मातृ कोशिका के रूप में परिवर्तित हो भी सकती है, और बिना परिवर्तित होते हुए सीधे ही वो जो डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक सेल है, जो द्विगुणित बीजाणुद्भिद कोशिका है, वो द्विगुणित बीजाणुद्भिद कोशिका क्या बना सकती है? एम्ब्रियो, भ्रूण बना सकती है। तो ये जो एगेमोस्पर्मी है, ये स्पोरोफाइटिक एगेमोस्पर्मी हुई, पहला टाइप। दूसरा, आप कहेंगे एम्ब्रियो से क्या भ्रूणकोष बन जाएगा? जैसे सामान्यतया भ्रूणकोष बनता है, लेकिन वो जो भ्रूणकोष की कोशिका है, वो भ्रूणकोष की कोशिका क्या नहीं करेगी? फर्टिलाइजेशन या निषेचन में भाग नहीं लेगी, निषेचन में भाग नहीं लेगी, अर्थात निषेचन के बिना ही जो है वो आप ये कह सकते हैं भ्रूण का परिवर्धन हो जाता है। तो ये जो दूसरे टाइप की एगेमोस्पर्मी है, इसको हम कहेंगे गैमेटोफाइटिक एगेमोस्पर्मी। ठीक है, आपके पास स्पोरोफाइटिक एगेमोस्पर्मी है, गैमेटोफाइटिक एगेमोस्पर्मी है। ठीक है, फिर देखो आगे, आप कह रहे हैं नॉर्मल सेक्सुअल पाथ। अब देखो, इनको दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने पहले का चार्ट एक यहां बनाया है। ये चार्ट है स्पोरोफाइटिक एगेमोस्पर्मी का। स्पोरोफाइटिक एगेमोस्पर्मी कब कब हो सकती है? ये आप कहेंगे जैसे सामान्य पथ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसमें द्विगुणित कायिक कोशिका होती है। द्विगुणित कायिक कोशिका जो सोमेटिक सेल है, आप ये कहेंगे ये जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है बच्चों? सामान्य पथ। ठीक है, नॉर्मल पाथ है ये। इस सामान्य पथ में द्विगुणित सोमेटिक सेल, द्विगुणित कायिक कोशिका, यहां से कोई भी एक कोशिका मियोसाइट या एमएमसी के रूप में डिफाइन हो जाती है। इसको बोलते हैं आप मेगास्पोर मदर सेल, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। ये जो है वो क्या है? तो आप ये कहेंगे ये विकसित हो जाती है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। यहां मैं लिख देता हूं, ये है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। अब जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है, उसमें आपको पता है मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात
यहां अगुणित या हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, अगुणित भ्रूणपोष विकसित हो जाता है, अगुणित भ्रूणपोष बच्चों यहां से विकसित हो जाता है, और फाइनली आप कहते हैं अगुणित भ्रूणपोष यहां जो बन रहा है, ये अगुणित भ्रूणपोष की जो अंड कोशिका या एग सेल है, ये मादा युग्मक के रूप में कार्य करती है। ये मेल गैमेट नर युग्मक है, ये नर युग्मक और मादा युग्मक संलयन दर्शाते हैं, फ्यूजन, संलयन दर्शाते हैं। इस संलयन की प्रक्रिया को या फ्यूजन को ही स्टूडेंट्स आप कहते हैं निषेचन। तो देखो सामान्य पथ में तो निषेचन की प्रक्रिया हो रही है, ठीक है, जाइगोट बनेगा, युग्मनज बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, भ्रूण परिवर्तित हो जाएगा और फाइनली आप कह देंगे सीड या क्या बनेगा, बीज। ठीक, ये सामान्य सेक्सुअल पाथ है, सामान्य आप कह सकते हैं लैंगिक पथ है। अब इस सामान्य लैंगिक पथ से विचलन आपको देखना है। विचलन 3 स्टेज में आ रहा है। ए ये फर्स्ट है, ये सेकंड स्टेज मैंने लिखी है और ये देखिए थर्ड स्टेज लिखी है। और इन तीनों के जो परिणाम है, फर्स्ट स्टेज का परिणाम ए है, सेकंड स्टेज का परिणाम बी है और थर्ड स्टेज का परिणाम आपके पास सी है। ठीक है, तो देखो क्या होगा। पहली स्थिति क्या हो सकती है कि जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है, उस गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया फेल हो जाए। तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया अगर बच्चों फेल हो जाती है, तो वो जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है वो द्विगुणित बीजाणु के रूप में कार्य करेगी। कैसे कार्य करेगी? द्विगुणित बीजाणु के रूप में वो बच्चों कार्य करेगी। और ये जो द्विगुणित बीजाणु है, ये द्विगुणित क्या बना देगा? भ्रूणकोश। द्विगुणित आप कहेंगे क्या बना यहां? भ्रूणकोश। और द्विगुणित भ्रूणकोश से द्विगुणित क्या बन जाएगा? भ्रूण। ये जो द्विगुणित भ्रूण बनेगा, द्विगुणित भ्रूण ये जो बनेगा, ये फाइनली बीज में परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरी कंडीशन पे आप आओ। अब देखो यहां तो मेगास्पोर मदर सेल या गुरु बीजाणु मातृ कोशिका निर्धारित हो रही थी, लेकिन यहां गुरु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्धारण नहीं होता। वो जो डिप्लॉइड सोमेटिक सेल्स हैं, जैसे आपने कहा था ओव्यूल या बीजांड काय की कोई भी कोशिका हो सकती है, अध्यावरण की कोशिका हो सकती है, वो कोशिका क्या करेगी? वो एक डिप्लॉइड स्पोर की तरह एक्ट करेगी। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि वो जो डिप्लॉइड सोमेटिक सेल है वो स्पोर या द्विगुणित बीजाणु की तरह व्यवहार करेगी। और देखिए ये जो द्विगुणित बीजाणु है बच्चों, ये एग्जैक्टली क्या बना देगा? वो ही द्विगुणित भ्रूणकोश बना देगा, द्विगुणित भ्रूण बनेगा और फाइनली इससे भी क्या बन जाएगा? बीज। तो ये जो विचलन है इसको कहा गया एपोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी को आप कहेंगे द्विबीजाणुकता, एपोस्पोरी को आप कहेंगे अपबीजाणुकता। ये है अपबीजाणुकता, ये है द्विबीजाणुकता। ठीक है, और इसके बाद अगली स्थिति पे आप आओ। यहां आपने कहा था मेगास्पोर मदर सेल में या गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में डिवीजन या विभाजन नहीं हुआ। यहां आपने कहा दूसरी कंडीशन में कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका डिफाइन ही नहीं हुई, निर्धारित ही नहीं हुई, सीधे ही वो जो द्विगुणित कोशिका है वो बीजाणु बना लेती है। और इससे भी आगे की स्टेज में, थर्ड स्टेज में हम जाएं तो वहां देखो क्या हो रहा है कि वो जो द्विगुणित बीजाणु द्विगुणित मातृ कोशिका जो थी, यहां डिफाइन हो रही थी, रिडक्शन नहीं हो रहा था, यहां डिफाइन हो रही थी और स्पोर बना रही थी। यहां कुछ भी नहीं होगा, सीधे ही जो सोमेटिक सेल है वो आप कह सकते हैं डायरेक्टली डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो, वो सीधे ही भ्रूण में परिवर्तित हो जाएगी। सोमेटिक सेल या फिर आप कहेंगे जो कायिक कोशिका है, ये कायिक कोशिका किसमें परिवर्तित हो जाएगी? आप कहेंगे सीधे ही भ्रूण में परिवर्तित, भ्रूण में परिवर्तित, सीधे ही भ्रूण में परिवर्तित हो जाती है। और इसको आप बोलते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, अपस्थानिक भ्रूणता। अपस्थानिक भ्रूणता, अपस्थानिक भ्रूणता इसको क्यों कहा जा रहा है? इसका एक कारण और आप समझिए। कोई द्विगुणित कोशिका है, सीधा ही एम्ब्रियो बना रही है, तो उस प्लांट में सेपरेटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी क्या बन सकता है? एम्ब्रियो बन सकता है, और एक एडिशनल एम्ब्रियो और बन गया, इसलिए इसको क्या कहा गया? एडवेंटिव एम्ब्रियोनी या अपस्थानिक बहुभ्रूणता। तो यहाँ ए, बी और सी ये जो तीनों हैं वो एगेमोस्पर्मी का जो स्पोरोफाइटिक एगेमोस्पर्मी है, उस स्पोरोफाइटिक एगेमोस्पर्मी का टाइप है। मैंने यहाँ लिखा है देखो, डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल सेक्सुअल साइकिल, सामान्य लैंगिक पथ से जो है वो यहाँ विचलन आपको दिखाई दे रहा है। ये सामान्य लैंगिक पथ से कम लीस्ट टू लीस्ट सबसे कम विचलन कौन प्रदर्शित करता है?
तो आप ये कहेंगे डिप्लोस्पोरी। सबसे कम विचलन या प्रस्थान, सबसे कम विचलन किससे? सामान्य लैंगिक पथ से सबसे कम विचलन या फिर आप कह सकते हैं प्रस्थान जो है वो प्रदर्शित कर रहा है डिप्लोस्पोरी, द्विगबीजाणुकता, जबकि सबसे ज्यादा कर रहा है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। तो ये बच्चों एगेमोस्पर्मी के जो दो टाइप हैं उनमें से एक टाइप आपको क्लियर हुआ, जिसको हम कह रहे हैं एम्ब्रियो डायरेक्टली या सीधे तौर पर डेवलप हो जाता है स्पोरोफाइटिक सेल्स या बीजाणुद्भिद कोशिकाओं से। ठीक है, तो एक टाइप आपको क्लियर हुआ स्पोरोफाइटिक एगेमोस्पर्मी। ठीक है, अब बात करते हैं गैमेटोफाइटिक एगेमोस्पर्मी। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब देखो गैमेटोफाइटिक एगेमोस्पर्मी, फाइटिक एगेमोस्पर्मी, और ये जो गैमेटोफाइटिक एगेमोस्पर्मी है युग्मकोद्भिद प्रक्रिया है एपोमिक्सिस की, इसमें डिप्लोस्पोरी को कंसीडर किया जाएगा। अब आपको कोई कंफ्यूजन हो तो उसको दूर कर लें। यहां तो हमने क्या कहा था कि अल्टीमेटली जो रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या होगा? डिप्लोस्पोरी में आपने कहा था डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक बनेगा, डिप्लॉइड एम्ब्रियो बन जाएगा और सीड बन जाएगा, तो बीज एगुणित तो नहीं हो सकता। आपके दिमाग में अगर ये हो कि गैमेटोफाइटिक एगेमोस्पर्मी है और उस गैमेटोफाइटिक एगेमोस्पर्मी से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस उसमें नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बिना ही जो है वो वहां क्या करवाया जा सकता है? फॉर्मेशन किसका करवाया जा सकता है? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बिना ही फॉर्मेशन जो है वो एम्ब्रियो का या फिर सीड का करवाया जा सकता है। तो डेफिनेटली ये बात तो ठीक है, लेकिन देखो डिप्लोस्पोरी में क्या हो रहा है? मियोसाइट तो डिसाइड हो गया था, इसका मतलब रिडक्शनल डिवीजन के लिए कोशिका निर्धारित हो गई थी, लेकिन ये जो मियोसाइट है, मियोसाइट इसमें जो है स्टूडेंट्स, ये मियोसाइट जो अर्धसूत्रण प्रदर्शित करने वाला था, इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, अर्धसूत्रण अनुपस्थित। अब अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण जैसे इसमें आप अनुपस्थित कहेंगे, जैसे ही अर्धसूत्रण की प्रक्रिया इसमें एब्सेंट या अनुपस्थित रहती है, वैसे ही आप कहेंगे अर्धसूत्रण अनुपस्थित रहने का मतलब यहां हुआ ये सेक्सुअल ओव्यूल में कन्वर्ट हो जाएगी। एमएमसी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मियोसाइट क्या डिसाइड हुआ था? एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल। कैसी है बच्चों ये? 2n, और 2n सेल जो है वो अर्धसूत्रण में नहीं जाती, तो ये जो है वो क्या बनाएगी? सेक्सुअल ओव्यूल, या फिर आप कह सकते हैं यहां 2n द्विगुणित संरचना वाला, देखो आपने कहा क्या बन गया यहां? एम्ब्रियो सैक, जो गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो नाम तो युग्मकोद्भिद लिखा है, गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक जो वो युग्मकोद्भिद होता है, लेकिन युग्मकोद्भिद जो संरचना एक्चुअल में बनती है वो है कैसी? द्विगुणित है। जो वास्तव में संरचना बनती है वो कैसी है? द्विगुणित है। द्विगुणित क्यों है? क्योंकि क्या नहीं हुआ? रिडक्शन, अर्धसूत्रण अनुपस्थित होने से स्टूडेंट्स ऐसा गठित हुआ। तो इस प्रक्रिया में आपके पास जो है वो क्या बनते हैं? आप ये कहेंगे यहां डिप्लॉइड एग, फाइनली डिप्लॉइड एग, या इनको हम कहते हैं oospores। ये जो डिप्लॉइड एग और oospores हैं, द्विगुणित अंड या फिर निषिक्तांड बोला जाता है, ये 2n स्ट्रक्चर्स हैं। इनसे आप कहेंगे एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है, और एम्ब्रियो का इनका डेवलपमेंट होना ये पार्थेनोजेनेटिकली है। पार्थेनोजेनेटिकली एम्ब्रियो डेवलपमेंट है। पार्थेनोजेनेटिकली किसका डेवलपमेंट है? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। ठीक है, पार्थेनोजेनेटिकली एम्ब्रियो का डेवलपमेंट आपको मिलेगा। एग्जाम्पल कह सकते हैं, एग्जाम्पल आप कह सकते हैं एप्पल, पियर, नाशपाती, और इसके अलावा लिलियम आप कह सकते हैं। इनमें आपको ये मिलेगा, सॉरी एलियम आप कह सकते हैं, एलियम, सीपा, प्याज। सेब में, नाशपाती में और प्याज में ऐसा मिल सकता है। तो पार्थेनोजेनेटिकली ये बना, इसका मतलब निषेचन के बिना, निषेचन बिना के बिना परिवर्तन। और ऐसे प्लांट्स में जो फ्रूट बनते हैं वो भी आप कहेंगे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स देखने को मिलेंगे। हालांकि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो सेपरेट है। ठीक है, इसमें आप उसको मिक्स नहीं करेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा।